नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्णबंदी के चौथे चरण में नए नियम लागू होंगे। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। वंदे भारत अभियान के तहत आज खाड़ी देशों से 5 विशेष उड़ानों के जरिए लगभग 900 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे। और भारत ने अफगानिस्तान में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगे। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद भी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र, जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें स्थानीय बाजार और आपूर्ति प्रणाली के महत्व को दिखा दिया है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। प्रधानमंत्री ने महामारी की गंभीरता का उल्लेख किया, जिससे दुनिया भर में 42 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं और 3.25 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया इस वायरस के खिलाफ जीवन संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आपदा को एक अवसर में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अर्थ बदल गए हैं। विश्व अब मानवता केंद्रित वैश्वीकरण की ओर उन्मुख हो गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अब नेतृत्व कर सकता है। प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं और मानव शक्ति में भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत नई मांग आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करेगा, बेहतर उत्पाद निर्मित करेगा और वैश्विक आर्थिक सुधार में अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने श्रमिक और महामारी का सामना कर रहे अन्य लोगों के त्याग और प्रतिबद्धता की सराहना की। पूर्णबंदी के चौथे चरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के बारे में
18 मई से पहले अवगत करा दिया जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी की हैं। प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न साकार होगा। श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र से देश के लिए फिर से विश्व के नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पैकेज केवल वित्तीय नहीं है, बल्कि ये सुधारों के लिए प्रेरक और मानसिकता में बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे शासन को बल मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल एसोचैम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। फिक्की की अध्यक्ष डॉ संगीता रेड्डी ने कहा कि फिक्की आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और इसके लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। फिक्की के महासचिव दिलीप चेनॉय ने कहा कि ये संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम करेगा। अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, ये एक तरीके से आज की आर्थिक परिस्थिति में बहुत लोग इसका विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पैकेज आएगा और उन्होंने जो इतना पैकेज अनाउंस किया है 10% ऑफ जीडीपी का, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया जो रिफॉर्म्स है, लैंड लेबर के जो रिफॉर्म्स है, उनको भी वो आगे लेके जाएंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाएंगे और पूरे सप्लाई चेन पे फोकस करेंगे। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने देश के आर्थिक विकास में व्यापक योगदान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। वंदे भारत मिशन के 7वें दिन आज 5 उड़ानें खाड़ी देशों से करीब 900 फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएंगी। दुबई से एक उड़ान दिल्ली और दूसरी उड़ान अमृतसर पहुंचेगी। एक रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन का 7वां दिन और एक बार फिर खाड़ी देशों से 5 विशेष विमान चलाए जाएंगे, जिसमें लगभग 900 लोगों की स्वदेश रवानगी होगी। दुबई से 2 विमान जाएंगे, एक दिल्ली और दूसरी अमृतसर को। दोनों विमानों में मिलाकर 400 से ज्यादा लोगों की वापसी होगी। जिद्दा से एक विमान कैलिकट के लिए निर्धारित है, जिसमें 149 लोगों के जाने की संभावना है। कुवैत से भी 2 विशेष विमान लगभग 325 लोगों को लेकर अहमदाबाद और कोझिकोड के लिए रवाना होगी। परेशानी से जूझ रहे श्रमिकों, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, मेडिकल इमरजेंसी केसेस को भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी। एसिम्प्टोमेटिक यात्री को ही विमान में चढ़ने की अनुमति मिलेगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुआलालंपुर से एक विशेष उड़ान के जरिए कुल 225 यात्री मुंबई पहुंच गए हैं। रविवार से जारी इस अभियान के अंतर्गत मुंबई पहुंचने वाली ये 7वीं विशेष उड़ान है।
इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम अपने अस्पतालों में रोगी देखभाल सुविधाओं में सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। निगम के 4 अस्पतालों ने कोविड रोगियों के लिए नई दवाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर रोगियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बृहन मुंबई महानगर निगम के सायन, नायर, केईएम और 7 हिल्स अस्पतालों ने इंजेक्शन टोसिलिजुमैब इस नई दवा का उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे लगभग 40 रोगियों को अब तक इसकी मात्रा दी गई और 30 से अधिक रोगियों में बेहद अच्छे परिणाम देखे गए हैं। इनमें से 14 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गए, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इस दवा के उपयोग के बाद रोगियों की स्थिति में सुधार देखा गया। साथ ही इस दवा ने रोगियों को वेंटिलेटर पर जाने से भी रोका है। दुनिया भर के कई चिकित्सकों और अस्पतालों के अच्छे अनुभव के आधार पर इस दवा का उपयोग शुरू किया गया है। धारावी के 3 रोगियों को यह दवा दी गई है, जिनमें से 38 वर्ष के एक रोगी को कल नायर अस्पताल से छुट्टी दी गई। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ढाका से 169 मेडिकल विद्यार्थी एयर इंडिया की उड़ान से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। सभी औपचारिकताओं के बाद ये विद्यार्थी सरकारी बसों से अपने जिलों के लिए रवाना हो गए। इन सभी को 14 दिन के संगरोध केंद्र में रखा जाएगा। मालदीव से भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण 15 मई से होगा। आईएनएस जलाश मालदीव में फंसे लगभग 700 भारतीयों को माले बंदरगाह से लेकर दोबारा कोच्चि आएगा। इस जहाज में केवल केरल और लक्षद्वीप के निवासी ही सवार होंगे। एयर इंडिया मालदीव से अन्य राज्यों के भारतीयों को लेकर आएगा। ये उड़ानें नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई के लिए होंगी। पोर्ट ब्लेयर में बाहरी द्वीपों के फंसे लोगों को उनके घर भेजने का काम शुरू हो गया है। जहाजरानी सेवा महानिदेशालय ने पोर्ट ब्लेयर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में आवाजाही के लिए जहाजों की व्यवस्था की है। कल एमवी कैम्पबेल बे जहाज 195 यात्रियों के साथ लिटिल अंडमान में हडबे पहुंचा। उत्तर मध्य अंडमान में दिगलीपुर से एमवी चौरा जहाज 80 यात्रियों के साथ पोर्ट ब्लेयर आया। एमवी कोरल क्वीन जहाज के आज शाम 7 बजे तक निकोबार जिले में कैम्पबेल पे पहुंचने की संभावना है। आज ही एमवी चौरा और एमवी कैम्पबेल बे जहाज कार निकोबार और नानकोवरी के लिए रवाना होंगे। निकोबार की उपायुक्त डॉ मोनिका प्रियदर्शनी ने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन सहित समुचित इंतजाम किए गए हैं और लोगों को होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में बातचीत की और महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों के दोगुना होने की गति पिछले 14 दिन पहले 10.9 दिन थी, जो सुधरकर पिछले 3 दिन में 12.2 दिन रह गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जांच क्षमता बढ़ाकर 1 लाख जांच प्रतिदिन हो गई है। हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की जो हमारी कैपेसिटी, जिसको हम 31 मई तक बिल्ड करना चाहते थे, वो हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। और इस समय हमारी 347 गवर्नमेंट की लैब्स और 137 प्राइवेट लैब्स, यानी ये कुल मिला के 484 लैब्स हम इस समय पूरे भारत के अंदर में ये टेस्टिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए किए गए कारगर उपायों से अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को स्वास्थ्य निधि ऐप की जानकारी दी, जो केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का एक आदर्श मंच है। उन्होंने बताया कि घर घर सर्वेक्षण करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था कायम की गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रति लाख आबादी के लिए जांच की व्यवस्था करने में देश के शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्णबंदी के चौथे चरण में नए नियम लागू होंगे। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री की आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। वंदे भारत अभियान के तहत आज खाड़ी देशों से 5 विशेष उड़ानों के जरिए लगभग 900 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे और भारत ने अफगानिस्तान में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। मध्य प्रदेश सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए पूर्णबंदी की अवधि के बारे में लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का संभवतः पहला राज्य है। लोग इस संबंध में अपने सुझाव राज्य सरकार की वेबसाइट पर आज शाम तक दे सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, कृषि, सार्वजनिक परिवहन, वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय उद्यान, खेल मैदान और मनोरंजन केंद्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों को खोलने पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर अलग से पेज भी बनाया गया है। राज्य सरकार ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टरों, राजनीतिक दलों, धर्म गुरुओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रियों से भी उनके प्रभार वाले संभागों से फीडबैक लेने को कहा गया है। सभी को सुझाव देने के लिए आज तक का समय दिया गया है। इन सुझावों के आधार पर तैयार रिपोर्ट प्रदेश सरकार केंद्र को भेजेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 362 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 8,904 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में 4% का सुधार हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। राज्य के 135 से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने कहा है कि अब तक 8 लाख से अधिक कर्मचारी काम पर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 68% से अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जो औद्योगिक गतिविधियों में आ रही सामान्यता दर्शाता है। राज्य सरकार ने 14 मई से राजकोट शहर में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों को संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। अहमदाबाद में भी सब्जी और किराने की दुकानें, जिन्हें 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, उन्हें 15 मई से कुछ शर्तों के साथ फिर से खोल दिया जाएगा। राज्य से अब तक तकरीबन 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस भेजा जा चुका है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट से उबरने के लिए कई संगठन, समितियां और लोग राज्य कोविड कोष में अंशदान कर सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। मंडी जिले की बुजुर्ग महिलाओं ने एक धार्मिक आयोजन के लिए जुटाई गई 1,01,000 रुपए की राशि राज्य कोविड कोष में देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक रिपोर्ट। मंडी जिले की करीब 30 बुजुर्ग महिलाओं ने लॉकडाउन से पहले रामायण पाठ करवाने और भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के लिए 1,01,000 रुपए की राशि एकत्रित की थी, लेकिन ऐन वक्त पर लॉकडाउन लागू होने से वे ये आयोजन नहीं करवा पाए। तब इन बुजुर्ग महिलाओं ने इस धनराशि को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य कोविड फंड में जमा करवाने का निर्णय लिया। रामायण पार्टी की बिंता देवी, विद्यावासिनी बहल, पद्मा और निर्मला गुप्ता का कहना है कि रामायण पाठ धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है, लेकिन कोरोना संकट मानव समाज के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में यदि ये धन मानव कल्याण के उपयोग में आता है तो इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। भूतनाथ मंदिर की बुजुर्ग महिलाओं की रामायण पार्टी ने साबित कर दिया है कि दूसरों की सेवा करना ही धर्म का सही स्वरूप है। मंडी जिले से मुनीष सूद की रिपोर्ट के साथ संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,718 हो गई है। राज्य में कल कोरोना के 716 नए रोगी सामने आए। इनमें से 510 मरीज राजधानी चेन्नई के हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 6,520 रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना से अब तक 61 लोगों की मौत हुई है। कल जांच के लिए 12,000 नमूने लिए गए। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत कल रात ओमान के मस्कत और सऊदी अरब के दम्माम से भारतीय नागरिकों को लेकर 2 विशेष विमान चेन्नई पहुंचे। दम्माम से आया विमान चेन्नई पहुंचने से पहले केरल में कोच्चि में रुका था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिलाधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन हो। श्री ठाकरे ने कहा कि प्रवासी कामगारों की आवाजाही को देखते हुए अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान संक्रामक और अन्य रोगों के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी जिलों में सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध रहे। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही निर्विरोध सदस्य चुना जाना तय है। 4 अन्य उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए और एक स्वतंत्र उम्मीदवार का नामांकन पत्र अवैध ठहराया गया। राज्य विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सभी पर सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। श्री ठाकरे के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। उन्हें 28 मई से पहले विधान परिषद का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। कोरोना संकट के बीच अब कुछ सकारात्मक खबरें। कोविड-19 के कारण एक तरफ बिहार में जहां कामकाज ठप हो गया था, वहीं कुछ लोगों ने मास्क बनाने को रोजगार का नया अवसर बना लिया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन में जहां राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में कामकाज ठप हो गया था, वहां जीविका दीदियों ने मास्क बनाने को रोजगार के नए अवसर के रूप में लिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि ये मास्क बिक्री के लिए दवा दुकानों से लेकर अन्य संस्थानों में भी उपलब्ध है। मनरेगा में जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हम जीविका से खरीद करके ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों के बीच में ये वितरण हो रहा है। जो जरूरतमंद है वो सभी लोग हमारी जीविका की दीदियों के बनाए गए मास्क का खरीदारी कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और बेहतर मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड के लिए पात्र गरीब परिवारों का सर्वे करना और उनसे आवेदन प्राप्त करने का भी वो काम कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। बिहार में पटना की नीलम देवी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान समय पर सहायता मिलने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा 0 बैलेंस के खाता है, इस पर पैसा आया है, राशन उसन सब चीज मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो भेजे है ना योजना से, वो सब चीज मिल रहा है। वृद्धा पेंशन भेजे, गैस के पैसा भेजे, सब चीज मेरा आ गया है। इसलिए मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। बिहार में शेखपुरा जिले के राजकुमार दास ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम राजकुमार दास है, मोहल्ला कटरा चौक, पोस्ट शेखपुरा, जिला शेखपुरा का निवासी हूँ। मुझे 5-5 किलो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त हुआ है। कश्मीर घाटी की उम्मीद चैरिटेबल सोसाइटी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से कोरोना काल में गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव तरीके से मदद कर रही है। इस सोसाइटी से जुड़े स्वैच्छिक कार्यकर्ता घाटी के चिकित्सा कर्मियों को गाउन और मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। ये सोसाइटी आपात कोष के लिए धन भी जुटा रही है ताकि घाटी में आम लोगों की सहायता की जा सके। जब कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार संकट में पड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो कश्मीर में उम्मीद चैरिटेबल सोसाइटी भी कुछ पीछे नहीं रही है और लगातार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राशन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रही है। जब हमने उम्मीद चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष नुसरत सुल्तान से बात की तो उन्होंने कहा, हमारे जो वॉलंटियर्स से अलग अलग कामों में इस टाइम जुड़े हुए हैं। कुछ वॉलंटियर्स हमारे जो है सैनिटाइजेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं, कुछ वॉलंटियर्स पब्लिक अनाउंसमेंट में लगे हुए हैं, कुछ वॉलंटियर्स जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए, जो पुअर फैमिलीज है, नीडी फैमिलीज है या लेबर्स तबका है, उन तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे कुछ केसेस पंथा चौक से, श्रीनगर से भी एक केस ऐसा आया हुआ है जिनको हमने फिर अमाउंट ही डायरेक्ट ट्रांसफर करा, क्योंकि हमारे लिए वहां तक पहुंचना परमिशन नहीं थी, तो हमने फिर उनको कुछ पैसा ही से ट्रांसफर करा। अनंतनाग से तसदुक रशीद के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अगले आदेश तक सरकारी कर्मचारियों के सभी तबादलों पर रोक लगा दी है। ये फैसला कोविड-19 को देखते हुए किया गया है। केवल विशेष मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद ही कोई स्थानांतरण किया जा सकता है। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान भेजने के लिए मध्य प्रदेश सीमा पर अंतर्राज्यीय रेल सेवा चलाने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में पहली बार 2 अंतरराज्यीय ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए झांसी सीमा से पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के मजदूर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने देश में सबसे ज्यादा संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया है और अब तक 233 ट्रेनों में सवार होकर 2,82,000 के करीब प्रवासी कामगार और मजदूर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। प्रदेश में इस समय 44 रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। 190 और ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न राज्यों से लगभग 2,24,000 मजदूरों को लेकर प्रदेश पहुंचेंगी। दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में मजदूरों को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश लाने के बाद प्रदेश सरकार ने अब दूसरे राज्यों के श्रमिकों को ट्रेन के जरिए उनके राज्य वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी ही पहली स्पेशल ट्रेन में सवार होकर लखनऊ से छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए 1,600 से अधिक मजदूर रवाना हुए, जिन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए भोजन के पैकेट और सैनिटाइजर प्रदान किए गए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञ सलाह कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों, विशेष रूप से हॉटस्पॉट जोन में रहने वाले लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और कोविड-19 की संक्रमण श्रृंखला तोड़ने की सलाह दी। ये जो लॉकडाउन है इसको हम पूरी तरह सक्सेसफुल करें। कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच के कि ये हमें असर नहीं करेगा, हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। भारत ने अफगानिस्तान में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि माताओं, नवजात शिशुओं, नर्सों पर हुए इस प्रकार के निंदनीय हमले घटिया और मानवता के विरुद्ध संगठित अपराध हैं। भारत ने इन हमलों में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सुरक्षा बलों को तालिबान के खिलाफ आक्रामक अभियान फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। जी हाँ, विमलेंदु, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आज के अधिकतर अखबारों ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषणा को प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज, सकल घरेलू उत्पाद के करीब 10% की होगी राशि। पूर्णबंदी के चौथे चरण के नियमों की जानकारी 18 मई से पहले। दैनिक भास्कर लिखता है, कोरोना संकट से उबरने का एक ही मार्ग, आत्मनिर्भरता। जीडीपी के अनुपात में दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक पैकेज। दैनिक जागरण का कहना है, कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नीति लाएगी सरकार। बांस, शहद और मत्स्य उद्यम जैसे क्षेत्रों में हाथ आजमाने की तैयारी। उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर भी होगा जोर। इंडिया इंक गदगद, कहा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा पैकेज। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 2 माह में बढ़ गए 6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज। पूर्णबंदी की अवधि में सरकारी बैंकों ने दी इन कर्जों को मंजूरी। छोटे उद्योग, कॉर्पोरेट घरानों, खुदरा और कृषि क्षेत्र को बांटे गए ये ऋण। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है, संक्रमित इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्णबंदी के चौथे चरण में नए नियम लागू होंगे। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। वंदे भारत अभियान के तहत आज खाड़ी देशों से 5 विशेष उड़ानों के जरिए लगभग 900 भारतीय स्वदेश लाए जाएंगे। और भारत ने अफगानिस्तान में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।